हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है आलोक रंजन सर जी की, जो कि उनका चैनल का नाम है डिफेंस डिटेक्टिव। और ये वीडियो है ट्रूथ ऑफ 1971 वॉर बाय पाकिस्तानी पीपल। सो इसको हिंदी बोले तो पाकिस्तानियों ने खोली 71 की जंग की पोल। इन्होंने खुद ही खोल दी। खुद ही खोल दी। अच्छा, देखेंगे मैं कैसे बोली। अरे सारे लोग खोलने में एक्सपर्ट हैं, कुछ भी खोल सकते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात होगी पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी बेइज्जती की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं अपने उन सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने 65 की जंग वाले वीडियो को खूब सराहा है। आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही डिफेंस डिटेक्टिव को प्यार देते रहिए, अपना साथ देते रहिए। साथ देने के लिए आपको डिफेंस डिटेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा जिससे यहां अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। क्योंकि इस रिपोर्ट को देखिए, नाम मात्र के वो दर्शक हैं जो वीडियो देखते भी हैं और चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब वाला बटन फौरन दबा दीजिए। और वीडियो के आखिर में एक बेहतरीन से वीडियो का टुकड़ा है जिससे सुनकर आपका दिलो दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा। चलिए अब अपने आज के वीडियो पर आते हैं। आज मैं सबूत लेकर आया हूं 1971 में पाकिस्तान से हुई हमारी जंग का। इस वीडियो में भी पाकिस्तानी ही बताएंगे कि 71 की जंग में हुआ क्या था। एक भी हिंदुस्तानी इसमें नहीं बोलेगा, क्योंकि 71 की जंग में पाकिस्तानी सेना की बुज़दिली पूरी दुनिया ने देखी। जिस शर्म के बोझ तले आज भी पाकिस्तानी सेना दबी हुई है, वो इस दाग को धोना चाहती है, बार बार कोशिश करती है, लेकिन उनकी रगों में दौड़ता बुज़दिल खून दाग को और ज्यादा बढ़ा देता है। वो तारीख थी 16 दिसंबर की। ये तारीख थी पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को इंडियन आर्मी के सामने घुटने पर लाने की। दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। यकीनन आप समझ चुके होंगे 16 दिसंबर 1971 ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जिस दिन पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान तकसीम हो गया। ओ भाई, मुल्क किसी 16 साला दोशीजा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से टूट जाए। उसकी एक तारीख होती है, उसकी गहराई में जाके देखना होता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता। इन तीन कैरेक्टर्स की जगह भुट्टो साहब, मजीद साहब और याया खान साहब, इनकी जगह कोई और होता तो मुमकिन है ये बात 6 महीने आगे चली जाती। ये टूटना था। एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि 47 की वार में भी थी और 65 में भी थी, कि उसके पीछे मिलिटरी का जो है वो अननेसेसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रख के, पार्लियामेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके, जो पॉपुलर मैंडेट है वो लिए बगैर अपनी फ़ौजों को जो है वो जंग में झोंक दिया था। एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने उस जमाने में कहा था कि ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदान की तरह है, शेख मुजीब इस पे मंडलाती हुई मक्खी की तरह है। यानी मसला कोई नहीं, ये उसको हथौड़े से मारना चाह रहे हैं। मक्खी निकल जाएगी, गुलदान टूट जाएगा। अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारी रूलिंग एलीट के एटीट्यूड और बिहेवियर का, उस एरोगेंस का, उस बदतमीजी का, उस बददिमागी का वो जिम्मेदार है, कोई बंदे जिम्मेदार नहीं। ये याद रखना। ये फैक्ट तो झुटलाया नहीं जा सकता ना कि वो उनके यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तजलील हुई कौम की। अब जरा आप ही सोचिए, जब जब ये तस्वीरें पाकिस्तानी आर्मी के बंदों की आंखों के सामने से गुजरती होंगी तो उसे कितनी शर्म महसूस होती होगी। उसे लगता होगा कि उफ, इसे देखने से बेहतर होता किसी और मुल्क में पैदा हो लेते, कम से कम इस जलालत से तो बच जाते।
तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं ये साबित कर दूंगा कि ऊपर से शेखी बघारने वाली पाकिस्तान की सेना अंदर से कितनी डरपोक है, कितनी नाकाबिल है। उनकी खुफिया एजेंसी ISI, जिसके शान में पाकिस्तान के लोग कसीदे पढ़ते हैं, उसकी असल औकात क्या है। शुरुआत करते हैं वहां से, जहां पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां के आर्मी कमांडर जनरल AK नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये सानहा उस दिन वकूअ पजीर हुआ जब ढाका में पाकिस्तानी फौज की ईस्टर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय फौज के एक जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले और सरेंडर की डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। Last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gundaf Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. Provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all and all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. तो पाकिस्तान के मेरे उन दोस्तों के लिए ये सबूत है जो कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना हथियारों से नहीं, जज्बे से लड़ती है, ईमान से लड़ती है और मौत से नहीं डरती। तो जनाब, आपके जनरल जमशेद ने जो कहा ना, उसे डर कहते हैं। ये जान जाने का खौफ था। मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है ना? तो सुनिए, पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों से 71 की जंग की जांच करवाई। जस्टिस हमीदुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट दी। कई सालों तक इस रिपोर्ट को सामने ही नहीं लाया गया, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट दी गई उसके बाहर आने पर पाकिस्तान और उसकी सो कॉल्ड बहादुर आर्मी की शर्म और ज्यादा बढ़ जाती। इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन जो सानहा मशरकी पाकिस्तान है उसके कुछ हकायक आपके इल्म में आ जाएंगे, आपका सर शर्म से झुक भी जाएगा। 71 के जंग में पाकिस्तानी आर्मी की बहादुरी की दास्तान आपको उनके एक बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान के जुबानी सुनवाते हैं। किस तरह जब उन्हें पता चला कि भारतीय फौज चढ़ बैठी है तो उन्होंने भागने में ही भलाई समझी। उन्हें वहां पे ऑर्डर मिले कि जी सुबह सरेंडर है और हमें हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उनको डेमोलिशन के लिए तैयार करने चाहिए। तो जितने भी हम वहाँ पे थे, हमने कहा कि नहीं जी, हम तो निकल सकते हैं। और 2 तरीके थे, या नेपाल का रास्ता था या बर्मा की तरफ। तो हम सब ने बर्मा की तरफ इख्तियार किया रास्ता, और इसी वजह से हम सुबह 2 बजे रवाना हो गए थे। तो इस तरीके से हम बच गए थे। हालांकि पाकिस्तान में इसे बड़ी बहादुरी के तौर पर याद किया जाता है। कहा जाता है कि भारतीय फौज से बचकर बर्मा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचना हिम्मत और दिलेरी का काम था। पर भाई, मैं तो इस पर यही कहूंगा कि इसे बुज़दिली कहते हैं। जंगे मैदान से भाग जाना बहादुरी नहीं हो सकती। पाकिस्तानी आर्मी बुज़दिलों की जमात है, डरपोक है, सिर्फ बातों के शेर है। और मैं पाकिस्तान की आर्मी को बुज़दिल ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए मेरे पास सबूत हैं। बगैर सबूत मैं कोई बात नहीं कह रहा। सुनिए, जनरल नियाजी जो अप्रैल 1971 में जब उनको पोस्ट किया गया ढाका में, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जैसे ही दिसंबर 1971 में जंग शुरू हुई तो फिर वो कभी रोते थे, कभी हिचकियां लेके आंसू बहाते थे, पता नहीं क्या कुछ करते थे। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर सादिक सलीक ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हां, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल नियाजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं,
तो इस किताब में ब्रिगेडियर सदीक सालक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल राव फरमान अली भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि नियाज़ी साहब बताइए महाज की क्या खबरें हैं, तो नियाज़ी साहब रोने लगे। सबसे पहले सरेंडर की रिकमेंडेशन यानी हमारे जीएचक्यू ये कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाओ, वो रेजोल्यूशन हम टेबल कर रहे हैं। यानी आगा शाही उस वक्त हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे और भुट्टो साहब गए हुए थे कि 1 दिन 2 दिन हम होल्ड कर लें, हम कुछ अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, नियाज़ी साहब ने, नहीं हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हम ज़्यादा रजिस्ट अब नहीं कर सकते वरना हमारे बहुत लोग मरेंगे। तो इनकी बहुत इंसिस्टेंस और रिकमेंडेशन थी कि सरेंडर कर लें। इन जर्नलों का जो है, आप जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी आप बुक्स उठा के देखें कि किस तरह उनकी एक तरह की इन फाइटिंग चल रही थी। एक जर्नल दूसरे के जी टिक्का खान का कसूर है, दूसरा फरमान अली खान कहता है जी उसका कसूर है, तीसरा जो है जी उसका कसूर है। जनरल न्याजी जिसने हथियार फेंके खुद वहाँ पे लड़ते हुए, उसने वापस आके जो अपनी किताब लिखी उसने सब इनके सर डाल दिया। तो उसमें ये ऐसे लगता है कि जिसको अब हेडलेस चिकन कहते हैं ना, दे वर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन्स, कि हम कर क्या रहे हैं, हमने लड़ना है आखिर दम तक, बांग्लादेश को बचाना है, इसको अलग करना है। यानी एक पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके अंदर जो है वो चल रहा था। क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा मकसद क्या है, और फ़ौजें लेके वहाँ पे घुस गए जिसके नतीजे में ना तो वो पूरे तरीके से अपना जो पोटेंशियल है उसको यूज़ कर सके और ना ही जो है वो पीछे हटने की पोजीशन में रहे, और अल्टीमेटली जाके उनको जो है हथियार फेंकने पड़े। ये कहाँ तक सच्चाई है कि ये मैसेज जो है या तो जीएचक्यू से आया या जनरल न्याजी की लेवल तक रहा और फिर आगे इसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, जबकि फ़ौज का एक मरबूत निज़ाम होता है? ये आपकी नॉलेज में क्या इस तरह के वाक़यात हुए? नहीं, ये फैसला तो जनरल याया और जनरल हमीद जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये इनका फैसला था, और इन्होंने ये फैसला न्याजी तक पहुंचाया था कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हथियार डाल देना चाहिए। ये तो आप लोग जानते होंगे ना कि जंग में हथियार डालने का मतलब क्या होता है, और वो भी 1-2 नहीं, 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके। आप लोग नहीं मानते ना कि आपकी सेना किसी काबिल नहीं, उसमें जंग लड़ने के लिए दिमाग ही नहीं। भाई दिमाग होगा तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तो जंग कायदे से लड़ी जाएगी, जंग कायदे से लड़ी जाएगी तो जीती जाएगी। लेकिन आपकी सेना में दिमाग है ही नहीं, और इन्हीं बिना दिमाग वालों में से कुछ आईएसआई में बैठे हुए हैं। आपकी सेना और आईएसआई की पोल खुद आपके पाकिस्तानी लोग ही खोल रहे हैं। सुन लीजिए, पाकिस्तान और भारत की जो बाकायदा जंग है ये तो शुरू हुई 3 दिसंबर 1971 को, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का फैसला 1 अप्रैल 1971 को कर लिया था। और राघवन साहब ये भी लिखते हैं इस किताब में कि बाकायदा जंग तो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई, लेकिन भारतीय फौज मशरकी पाकिस्तान के अंदर 21 नवंबर 1971 को दाखिल होगी। और ये फैक्ट है कि सन 48 से हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान में काम कर रहा था और आखिर में तो ट्रेनिंग दी। भारत पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और बेचारी आईएसआई उसे कानो कान खबर नहीं है। खबर कब होती है? जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट चुका होता है। जरा सोचिए, किसी देश की खुफिया एजेंसी और वहां की सेना के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। ये जो थी ईस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन, पाकिस्तान आर्मी का या फौज का या जो भी ईस्टर्न कमांड और उसमें जीएचक्यू की भी सब शामिल था, दैट वाज ए बिगेस्ट डिजास्टर। हमारी टोटल मिसकंसेप्शन, ये हमारी समझ में नहीं आ सकता कि इतनी स्ट्रेटेजिक और इतनी पाकिस्तान की ज़बरदस्त आर्मी और इतनी सब प्लानिंग और सब कुछ, कि वो ये समझते रहे आखिर वक्त तक, एक तो ये कि कैलकुलेशन कि इंडिया अटैक नहीं करेगा, और वहाँ अगर ये सूरत चलती रही, ईस्टर्न कमांड वाले मुस्तकिल ये कहते रहे कि नहीं, अगर यही चलता रहा तो इंडिया अटैक नहीं करेगा और वो कुछ अटैक नहीं होगा। हालांकि वो मुक्ति बाहिनी के लोगों को वहाँ कैंपों में ट्रेन कर रहे थे, सारी न्यूज़ आ रही थी, और हम आंखें बंद किए जैसे ऑस्ट्रिच की तरह सर नहीं झुका, रेत में डाल के बैठे, उसमें रेत में घुसा लेते हैं, ऐसे कहे जा रहे हैं नहीं वो नहीं करेगा। और फिर दूसरे हम कह रहे हैं कि उधर अगर कर दिया तो हम इधर वो फ्रंट खोल देंगे, तो जैसे वो अपनी फौजें वहां से निकाल के इन्हें ले आएगा। वहां पर हमारी आर्मी ने इंडियन आर्मी को टोटल वॉकआउट दे दिया और विथड्रॉ कर गए सब, और ढाका के डिफेंस का भी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं तो पाकिस्तानी आवाम को कहूंगा कि आप लोग अपनी सेना की तरह शुतुरमुर्ग मत बनिए, सच को स्वीकार करना सीखिए। जंग किसी काम की नहीं, काम गरीबी को मिटाना है, आने वाली नस्लों को अच्छी शिक्षा देनी है और लोगों को दोयम दर्जे का नहीं समझना है।
क्योंकि यही काम आपने पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के साथ किया। आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। और हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही पीटीवी था, एक ही अखबार कंट्रोल थी। हम यहाँ लड़ते फिर रहे। मैं इंग्लैंड गया, सबसे लड़ा हूं कि नहीं हमने, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, यह हिंदुस्तान की साजिश थी। बाद में जाके जब पता चला, एक मेरा दोस्त अशरफुल हक जो उस वक्त बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 का कैप्टन था, जो मैं आखिरी, हमने पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अंडर 19 और ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मार्च 71 में मैच हुआ था। वो आखिरी दफा था, आखिरी जहाज गया, उसके बाद ऑपरेशन, मार्च 71 में ऑपरेशन हो गया। और तो मुझे याद है कि वो मुझे तब कह रहा था कि इमरान यहाँ बड़ा या बुरा तासुर पड़ रहा है और लोग पाकिस्तान से अलहदगी की कर रहे हैं, और वो बड़ा प्रो पाकिस्तान था। 1970 की जो इलेक्शन थी उसमें मुजीबुर रहमान जो है वो मेजॉरिटी ले गए, मगर फौज को और भुट्टो साहब को ये बात मंजूर नहीं थी, और याया खान और भुट्टो साहब ने मिलके फिर ये फैसला किया कि नहीं, ये तो हम नहीं होने देंगे, इससे तो सारा यहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मुजीब जो थे वो इसमें यकीन नहीं रखते थे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में, वो अपनी एक रियासत की तरफ जाना चाह रहे थे और सॉवरेन रियासत बनाना चाह रहे थे और हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते थे। इसीलिए फिर हिंदुस्तान ने उनकी मदद की और हमारे साथ जंग हुई और हम आधा पाकिस्तान हम गवा बैठे। तो ये अयूब खान साहब का डिजास्टरस पीरियड था। मेरे बाद में दूसरे दिन याया खान को मैंने कहा जी ढाका फॉल हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना जी कि अब पाकिस्तान लड़ाई खत्म हो गई है, फिर तो ये तो ऑल आउट वॉर है। ढाका इज अ पार्ट ऑफ माय कंट्री, ईस्ट पाकिस्तान इज हाफ माय कंट्री, ये कैसे हो सकता है जी? पता है मुझे क्या जवाब मिला जी? दिस इज इन सपोर्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग जी। मुझे याया खान, छोड़ो यार, ये सारे काले बंगालियों की खातिर हम वेस्ट पाकिस्तान को खतरे में डाल दें। जब वहाँ पे जुल्म शुरू हो गया बांग्लादेश में, तो वहाँ से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बन के इंडिया में भागना शुरू हो गए। जैसे आपका अफ़गानिस्तान में हुआ था कि 30 लाख अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए थे, इससे भी बड़ी तादाद में रेफ्यूजी जाना शुरू हो गए। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से रिफ्यूजी भारत आ गए। भारत के लिए बेहद मुश्किल घड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करने का ऐलान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना वादा पूरा किया। भारत की सेना बंगालियों पर पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म को रोकने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल हो गई और उसने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवा दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी फ्रंट पर जंग छेड़ दी, लेकिन भारत पहले से ही इसके लिए तैयार खड़ा था। अब कुछ लोग कहते हैं जी उसके बाद हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, विच इज़ नॉट ट्रू। और आप अगर हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें जैसे कि उसे पढ़ा जाना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे आपको पढ़ाई जाती है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो हमला कर दिया था वेस्ट, जो इसका महाज है वेस्ट पाकिस्तान, बारामूला। कहते हैं जी 1971 की वार में कश्मीर फैक्टर नहीं था, कश्मीर फैक्टर था। बारामूला जो है वो कश्मीर में है, पाकिस्तान में नहीं है। बारामूला में इन्होंने जो है वो अपनी फ़ौज उतार दी थी। ये सियालकोट बॉर्डर से हिंदुस्तान के 5 सेक्टर्स पे जो है राजस्थान पे इन्होंने हमला कर दिया था, वेस्ट पाकिस्तान पे। उस हमले के बाद जो है वो फिर जो है हिंदुस्तान ने पूरे तरीके से जो है ना वो अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी वहाँ, जिसके नतीजे में ये इधर ऐलान करते रहे कि हम तो जनाब पता नहीं 1000 साल लड़ेंगे, क्या करेंगे। और उधर उनका जनरल जो था उसने अपनी राइफ़ल जो है वो हिंदुस्तानी जनरल को पेश कर दी कि जनाब हम तो लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो इसमें आप जो चीज़ पॉइंट आउट करने की है वो ये है कि ना सिर्फ आपने तारीख़ी तौर पे इस तरह के मतलब एडवेंचर्स किए, बल्कि आपने बाद में फिर उस तारीख़ को मसख करके उसको अपनी मर्ज़ी से आपने उसके नताइज निकालने की कोशिश की, उसको तोड़ मोड़ के फिर अपनी आइंदा नस्ल को पेश करने की कोशिश की और ये कहने की फिर जी हमारे कारनामे हैं जी इस वार के हवाले से। क्या कारनामे हैं जी? वो हमने 90,000 कैदी छुड़ाया था। भाई आपको कैदी बनवाने के लिए किसने कहा था कि आप एक काम क्रिएट करके फिर उसको फिक्स कर रहे हैं? पाकिस्तान ने यह हिमाकत अमेरिका के दम पर की। पाकिस्तान को भरोसा था कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके कहने पर दूसरे मित्र देश भी जंग में पाकिस्तान का साथ देने चले आएंगे। भारतीय एयरफोर्स ने आसमान में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर रखा था, जमीन पर आर्मी ने रोक रखा था और समंदर में भारत की नेवी पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। नेवी की शौर्य गाथा पर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वक्त यहां पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है। भारत को रोकने के लिए अमेरिका से फ्लीट चली, ब्रिटेन फ्रांस भी थे,
लेकिन अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे कि उन्हें भागना पड़ा। जी हाँ, भागना पड़ा। हम ये समझ रहे थे कि इंटरनेशनल वो आ जाएंगी और सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाएगा और हेल्प आ जाएगी और इंटरवेंशन आ जाएगी और ये मामला रुक जाएगा इस तरह के लिए, और ये होता रहा आखिर वक्त तक कि वो 6 फ्लीट आ रहा है और मूव हो रहा है, और ये सब झूठी बातें, ये सब गलत बातें, और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना। अब जब उसको शो किया तो उस वक्त जो है ब्रिटिश जो हैं उन्होंने रेडियो जो बहुत इंटरसेप्ट हुआ और उसकी आज तक रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने रेडियो किया अमेरिकन्स को कि वी आर टू लेट। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो रूसी तो पहले से बैठे हुए हैं और उनकी न्यूक्लियर आबदोज़ें हैं, हम तो आगे नहीं जा सकते। वहाँ से आपका जो बहरी बेड़ा है जिसके इंतज़ार में बांग्लादेश बन गया, वो बहरी बेड़ा वहाँ से पीछे हटना शुरू हो गया, चूँकि इनमें इतना ही हिम्मत नहीं थी कि ये रूस के साथ जंग लड़ सकें उस वक्त, सोवियत यूनियन के साथ। यही बात फ्रेंच की थी, उन्होंने यू टर्न लेके उधर निकल गए। बरतानिया जो है उसने रिवर्स लगा लिया और पाकिस्तान हैरान रह गया कि भाई ये जो हमारे सारे दोस्त थे इनको अचानक क्या नज़र आ गया। ये तो बाद में जर्नलों को पता चला कि उनको वहाँ खलीज बंगाल में जो है वो सोवियत यूनियन की जो थी आबदोज़, एटमी आबदोज़ जो है वो देख के तो वो भागे। यानी यहां भी पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया। यहां कौन नाकाबिल साबित हुआ? पाकिस्तानी डिप्लोमेसी। अब 71 की जंग का अंजाम क्या हुआ ये भी जान लीजिए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की यंग जनरेशन से कि आप लोग इनकी बातें जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आप स्कूलों में जंग की जीत की जो कहानियां पढ़ते हैं ना, जो आपको बताया जाता है ना, वो सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। बाज़ दानश्वर इसको भी फतह का नाम देने की कोशिश करते हैं। 71 की वार पे भी आप ये कह सकते हैं कि हमने जीती थी, जिसमें आपके 90,000 लोग जो हैं कैदी बन गए। 90,000 जो मिलिट्री मैन थे आपके वो प्रिजनर ऑफ वार बन गए। दूसरी जंग अजीम के बाद मिलिट्री का सबसे बड़ा सरेंडर जो है वो यहाँ पे हुआ कि 90,000 लोग हथियार फेंक के कैदी बन गए। आप जब किसी यंग जनरेशन को या बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं या उनमें डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल बदयानती जो है, डिसऑनेस्टी और क्या होती है कि आप लोगों को असल हक़ाइक़ से खुद को तो जो पॉलिटिक्स में जो करते हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग जनरेशंस को भी आप इस तरीके से मिसगाइड करते हैं। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये रहा है पाकिस्तान का कि तारीख कभी दुरुस्त पढ़ाई नहीं गई न बताई गई जी। वाकया कुछ और होता है, हमें पढ़ाया कुछ और गया है। एक तरफ तो फौज हार चुकी जंग 1971, इतना बड़ा लॉस, डिमोरलाइज्ड। दोस्तों यही नहीं, मेरे पास और भी कई सारे सबूत हैं। आपके पाकिस्तान में कई किताबें मौजूद हैं जिन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कुछ किताबों के नाम मैं बताता हूं जिनमें आपकी सेना कितनी काबिल है इसका जिक्र किया गया है। यकीन मानिए पाकिस्तानी आर्मी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें सुनकर तो बंदा शर्म से ही मर जाए। कैरी शॉफील्ड अपनी किताब इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी अ वुमेन्स एक्सपीरियंस ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द वॉर एंड टेरर में लिखती हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी छवि से ज्यादा खो दिया। बांग्लादेश का आज़ाद होना, पाकिस्तान अपमानित हुआ, अपनी 54% आबादी, कीमती कच्चा माल और सांस्कृतिक विविधता खो दी। इसके दशकों बाद एबटाबाद का ऑपरेशन जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा गया, उसमें आर्मी को सार्वजनिक तौर पर जलील होना पड़ा। शूजा नवाज अपनी किताब पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर्स विद इन में लिखते हैं, पाकिस्तान के लिए नतीजा हार निकला। सेना ने पूर्व में ऑपरेशन कर ब्लंडर किया और पश्चिम में बेकार एडवेंचर किया। जंग के लिए स्पष्ट लक्ष्य का ना होना पश्चिम में कमांड के फेल्योर को दिखाता है। आगे वो किताब में लिखते हैं, आर्मर और इन्फेंट्री में ट्रेनिंग की कमी साफ दिखी। कमांडर और दूसरे कर्मियों को आर्मर की काबिलियत का पता ही नहीं था। इन्फेंट्री की बुरी ट्रेनिंग थी, उपकरण नहीं थे और वो जंग के लिए तैयार ही नहीं थे। ब्रायन क्लाउगले की किताब है अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वॉर्स एंड इंसरेक्शंस। इसमें उन्होंने लिखा है कि पश्चिम में पाकिस्तान का ऑपरेशन डिजास्टर था। बेकार प्लानिंग, सेना की तैनाती कैसे करें उसमें जल्दबाजी, टुकड़ियों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन का ना होना, जीएचक्यू और एआरएचक्यू में कोऑर्डिनेशन में कमी, मूवमेंट कंट्रोल नहीं था। नाकामियों की लिस्ट बेहद लंबी है। फिरोज हसन खान अपनी किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब में लिखते हैं, भारत की नेवी ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के सभी बंदरगाहों को सीज कर दिया, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन और कराची के साथ दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर दिया। 3 दिन के भीतर भारतीय वायुसेना ने आसमान में एयर सुपीरियोरिटी स्थापित कर दी। पाकिस्तान के दोनों हिस्से आइसोलेट किए जा चुके थे। पाकिस्तान 1971 की जंग कई वजहों से हारा, जिसमें स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, पुअर लीडरशिप और बेहद कमजोर मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी। हसन अस्करी रिजवी अपनी किताब स्टेट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान में लिखा है,
पाकिस्तानी सेना आउटनंबर्ड यानी संख्या में कम थी, आउटगन्ड यानी हथियार की कमी थी, और आउट मनूवर्ड यानी प्लानिंग की कमी थी। वो भारत के वेल कोऑर्डिनेटेड और बड़ी भारतीय सेना के सामने खड़ी ही नहीं हो पाई। पाकिस्तानी सैनिकों के पास एयर कवर नहीं था, नेवी का प्रदर्शन बेहद खराब था। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी कमांडर ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा डिफेंस डिटेक्टिव के पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी एक दस्तावेज है जो इस जंग पर तैयार किया गया था। इसमें जंग के दौरान अलग अलग इवेंट्स की जानकारी दी गई है। इसमें 22 नवंबर को लिखा गया है कि भारतीय एयरफोर्स ने 3 पाकिस्तानी F-86 सेबर्स विमानों को मार गिराया था। CIA के इस दस्तावेज में एक जगह लिखा है कि पाकिस्तान ने कहा कि कोई बड़ी ताकत अगर भारतीय अग्रेशन को रोकने के लिए आगे आती है तो वो इसका स्वागत करेंगे। 2 दिसंबर की तारीख में CIA अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि मिसेस गांधी ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी विदेशी से आदेश नहीं लिए जाएंगे। वो मदद को काट दिए जाने से भी नहीं डरती और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तानी सेना के हट जाने की मांग की। 3 दिसंबर की तारीख में लिखा है कि पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत की सीमा पर हमला कर दिया। इसमें यह बताया गया कि पाकिस्तानी सेना छंब और खेमकरण तक तो पहुंच गई, लेकिन इंडियन डिफेंस को तोड़ नहीं पाई, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। भारतीय वायुसेना ने कराची और दूसरे शहरों पर हमला किया। 5 दिसंबर को भारतीय नेवी के मिसाइल बोट के द्वारा पाकिस्तानी नेवी के एक डिस्ट्रॉयर को तबाह करने की बात लिखी। 9 दिसंबर को कराची हार्बर पर भारतीय नेवी के हमले की खबर दी गई है। 16 दिसंबर को लिखा गया है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और 17 दिसंबर को लिखा है CIA की इस रिपोर्ट में कि याह्या खान पश्चिम में सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको 71 की जंग का सबूतों के साथ बना ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और चलते चलते आपको 2 ऐसे वीडियो के हिस्सों के साथ छोड़े जा रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम को कैसे वहां की मीडिया और सेना मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। जय हिंद। अगर 1971 में हमारा आज का मीडिया उस वक्त होता, आपकी साजिशों को बेनकाब कर सकता, वहां पे होने वाले हालात की रिपोर्टिंग कर सकता, वहां पे होने वाली जो ज्यादतियां हैं जो डोमेस्टिकली उनकी रिपोर्टिंग करता, तो आज मशरकी पाकिस्तान अलहदा ना हुआ होता। पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको 46 सालों से जो बताया जा रहा है वो गलत है। 1971 में जो जंग हुई थी वो उसका नाम सुकूत ढाका नहीं है, वो सुकूत ढाका नहीं है। हमारी जो इशराफिया है अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल निकम्मी है, वो अपनी कहानी नहीं बता सकती। और अब जो नौजवान पाकिस्तानी हैं उनको कंफ्यूज करके रख दिया है 71 की जंग के बारे में। 71 की जंग सुकूत ढाका नहीं है। 71 की जंग जो है वो इन्वेजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है। ये इन्वेजन था, इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक तरफा जंग इंडिया ने आप पे मुसल्लत की थी। पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ छुटकारा हासिल करने के लिए बगावत नहीं की थी। ये सब झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। ये हिस्ट्री इस वक्त सामने आ चुकी है। जो सही बात है वो सही है। मशरकी पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत नहीं की थी। ये इंडिया ने आपके खिलाफ जंग मुसल्लत की थी। वहां पे तो पाकिस्तानी फौज भी नहीं थी, हमारी फौज भी बैरक्स के अंदर मौजूद थी। हां, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, एक इंतखाबात हुए थे, सियासी नाकामी हुई थी, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल को जो है कंफ्यूज कर दिया गया है। तो ये जो सुकूत ढाका नहीं है, 16 दिसंबर जो है वो एनिवर्सरी है इन्वेजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की। ये दुश्मन वो ज़हनी है, वो माइंडसेट है जो इस वक्त नई दिल्ली में बैठा है और हुक्मरानी कर रहा है। ये आपका दुश्मन है। ये दुश्मन जो है पाकिस्तान की वजूद का दुश्मन है। ये दुश्मन जो है ये माइंडसेट है जो नई दिल्ली में बैठा है। 1950 से पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग करवा रहा है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। देखा आपने झूठ का नतीजा। मतलब कैसे आप लोग, मतलब जब को पढ़ाया जाता है वो काफ़ी तरीके से वो सब झूठ ही है एक तरीके से कि पाकिस्तानी। मुझे समझ नहीं आता कि भाई कि मतलब अलग एक देश बन चुका है दुनिया के नक्शे पे, ये फिर भी मानने को राजी नहीं है कि ये हारे हैं। मतलब हम तो कह भी नहीं रहे ना, हमारे लोग कह रहे हैं तो आपके लोग कह रहे हैं ना। हमारे तो ये सुनेंगे नहीं, हम लोग तो गलत कहते हैं ना कि चलो हम दुश्मन देश हैं तुम्हारे, हम लोग दुश्मन है तुम्हारे, हम लोग गलत तो बोलेंगे ही। पर तुम्हारे बंदे तो क्यों बोल रहे हैं? पैसे खिला रखे हैं क्या उन्होंने? अरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपके बड़े बड़े, और कुछ तो कुछ आर्मी के भी ऑफिसर्स थे उस टाइम के बुकें लिखी उन बंदों ने, जनरल्स ने जो हारे हैं उस टाइम के।
तो आप लोग मतलब इस समझिए कि आप लोग मतलब सही इन्फॉर्मेशन लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो इंडिया बताया जा अपने रहा है। देश के लोगों को पढ़ाता है कि हम 1962 हारे थे, नहीं बताया जाता कि हम जीते थे। ठीक है, यही फर्क है आप में और हम में, एक्सेप्ट करने का। हम जो चीज़ हारे थे वो चीज़ हम एक्सेप्ट करेंगे, जो चीज़ जीते हैं वो चीज़ भी बोलेंगे। 1971 वॉर में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, जो आपकी जो उड़ती हुई फौज है ना, जमीन पे घुटने के बल ले आए थे भारतीय सेना वाले, जिस पे बहुत आपको घमंड है। दिन भर लगे रहते हैं ये लोग भाई की। देखो, अगर आपको जरा से भी डाउट हो ना कि हमारे लोग सही बोल रहे हैं, हम जीते थे वाली जंग, उनसे बोलना बांग्लादेश बना कैसे फिर? बोलना कुछ नहीं, अभी वीडियो देख लेना। हाँ, और ये उनके मुंह पे मारना, और वीडियो देख के खुद ही समझ जाना, और जो आपको बोले कि नहीं नहीं गलत है गलत है, उसको भी दिखा देना कि भाई इस पे क्या बोलना चाहता है बताओ। हम आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको सच पता होना चाहिए। मुझे ही समझ नहीं आता इनके जो आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पे पूरे बैचेस बिल्ले ले लेके घूमते हैं, किस बात के? हार के तमगे हैं क्या यहाँ पे? इतने सारे तमगे लेके चलते हैं, किस बात के तमगे हैं तुम्हारे पास? 1999 हारने का कारगिल, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन, हाँ 1965 हारने का, या फिर 1948 की वॉर। मतलब कैसे मानेंगे आप लोग? बहुत सही बोला सर की वीडियो बहुत अच्छी थी, और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए। एक वीडियो और है खान सर की 1971 ऐसी वीडियो आना जरूरी है ताकि लोगों को सच का सामना कराओ इनको। ये पाकिस्तानी अपने जोन में रहते हैं, सच पता लगे, और हमसे बहस ना करना इस मसले पे, क्योंकि हमने वीडियो पूरा देख लिया है। हम आपको अपमानित कर देंगे, शुद्ध हिंदी में अपमानित करेंगे, अपमानित, क्योंकि आप इस लायक हो। और अभी भी लगे हुए हैं। 1999 कारगिल में भी इन्होंने हरकत की थी। हमारे कितने सैनिक मरे, पर आज भी कारगिल हमारे पास ही है। वो भी बताते हैं लोग कि हम जीते हैं। और जिसने कराया था ना, मुशर्रफ ने, वो बाहर बैठा हुआ है देश के बाहर। यहाँ के इनके सारे जनरल्स ऐसे ही हैं, अपने सारे बच्चे विदेश में सेट कराते हैं, यहाँ पे इनकी फौजों को लड़वा देते हैं इंडिया से, कि भाई पॉलिटिक्स, ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, अपनी पोजीशन बनाने के लिए। पाकिस्तान इतना ही अच्छा है तो जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? पता नहीं। पाकिस्तान में पढ़ाओ ना, जो बहुत अच्छा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हैं उन पे, विदेशों में जमीनें खरीदे। पाकिस्तान में करो इन्वेस्ट, क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिक क्राइसिस में है। अगर तुम लोगों को अगर आप लोगों को पाकिस्तान को सुधारना है ना, तो खुद सुधारना पड़ेगा। उनकी झूठी जो चीजें बता रहे हैं ना वो लोग, उन पर विश्वास ना करके खुद से सच पता लगाओ, सच्चाई को एक्सेप्ट करें, उस पर काम करें और तरक्की करें, और अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना सीखें, समझे? तभी वो लोग एक्शन लेंगे। वहां पे गवर्नमेंट ही कहाँ रही है? गवर्नमेंट रही कहाँ है? सेना का रूल रहा है सबसे ज्यादा। हमेशा कहते हैं कि ISI पीछे से ऑपरेट करती है, वहां तक कि इमरान खान को बोलते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। सेना ने सेलेक्ट किया है, भाई तू बनेगा प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे पहले तो अपना, तुम्हें बहुत काम करना है भाइयों, बहुत काम करना है। तुम लोगों को डेमोक्रेटिकली बहुत ज्यादा काम करना है। अगर चाहते हो छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब नहीं है ना डेमोक्रेसी वहाँ पे, फिर भी तुमसे तो बहुत आगे है, वो तेल है वहाँ पे, चलो इसी वजह से आगे है तुम्हारे पास। तुम तो कहते हो ना भाई हम फलाना है, हम ये हैं, हमारे अब्बू ही हैं। लेकिन जब तक अबे लोग खुद से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, या जो भी है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे चरमपंथी है, पता है? मतलब कि धर्म के नाम पे लोग कट मर जाने वाले। हमें नहीं पता। मैंने अभी पता क्या किया, एक श्रीलंका के बंदे को जला दिया वहाँ के लोगों ने, क्योंकि उसने एक पोस्टर कोई लगा हुआ था, उसको पता नहीं था उर्दू समथिंग में था, उसने फाड़ दिया। उस पर कुछ मोहम्मद जी के बारे में लिखा था, इनके जो गॉड है, उसको नहीं पता था। और भाई साहब पब्लिक ने उसको पूछा भी नहीं कि आप कहाँ के हो, कौन हो, जला दिए जिंदा। अच्छा, वर्ल्ड न्यूज़ है। अच्छा, आप लोग खुद बताओ कि अगर मैं कुछ चीज पढ़ नहीं पाऊँ, इसमें उर्दू नहीं पढ़ पाता, हम नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी इंग्लिश ये दो कितनी भाषाएं हैं दुनिया में, ठीक है? अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा उसको, तो मैंने ऐसी गलती से फाड़ दिया, आप क्या मुझे मार दोगे? सिर्फ इसलिए कि आपने मोहम्मद की ना निंदा कर दी आपने, तो गलत मेंटालिटी है ना। आप पहले जानो तो सही, रीजन तो जानो कि भाई क्यों किया गया, पहले फैक्ट। और आप होते कौन हो भाई जलाने वाले किसी को सरेआम? कोर्ट क्या है आपकी? कोर्ट क्या कर रही है आपकी? और क्या? अभी हम करेंगे, उस पर भी रिएक्ट करेंगे, श्रीलंकन वाले पे भी करेंगे, 1971 वॉर की खान सर वाली वीडियो पे भी करेंगे, ठीक है? उसमें और डिटेल में आपको पता लगेगा कि 1971 वॉर कैसे स्टार्ट की थी। और ये जो बोल रहे हैं कि इन्वेजन था इंडिया का, हम बताएंगे इन्वेजन था या नहीं था। आपने जो किया था ना हमारे वेस्टर्न सेक्टर में, अंबाला और आके बम गिराए थे जो, वो कौन बताएगा? बम किसने गिराया पहले? अंबाला में आके किसने गिराया था? जम्मू कश्मीर में किसने गिराए थे बम?
तुम्हारी एयरफोर्स आ गई थी जो अंदर घुस गई थी हमारे वेस्टर्न फ्रंट से। तो भाई जानकारी लो, पूरी लो, वरना मत लो, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हमें अब लगता है कि हमें चलना चाहिए और नई वीडियो के साथ आएंगे और अपने आप को एजुकेट करें, आप लोग एजुकेट करें और सही चीजें ढूंढें। ये तो कहीं भी आप बोल दोगे, आपके पास सबूत नहीं होंगे, प्रूफ नहीं होंगे। पूरी दुनिया बोल रही है कि भैया आ रहे हो, चलो हम लोग तो दुश्मन देश है भाई, हम प्रोपागेंडा मान लो कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हम लोग वो करेंगे ना भाई, हम क्यों, जब तुम करते हो हम भी करेंगे, तुम तो दुश्मन देश हो ना हमारे, हम भी तुम्हारे दुश्मन है ना भाई, करेगा ऑब्वियसली। हमारी मत मानो, वर्ल्ड में क्या है, तुम्हारे खुद के बंदों ने क्या लिखा उस टाइम के, दुनिया में क्या था, CIA की रिपोर्ट्स हैं, कितनी रिपोर्ट्स ना जाने, मानने कोई राजी नहीं होते भाई। मत मानो ना, भगवान मेरी बला से मत मानो। तुम लोगों को अंधेरे में ही जीना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, अबे सही है भाई, जियो ऐसे ही है, तुम लोग पीछे होते जाओगे, दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर तुम वही हरकत करोगे, अपनी बम फोड़ते रहोगे इधर उधर। एबटाबाद में लादेन मिला था ना, पूरी दुनिया में कहाँ मिला, पाकिस्तान में मिला, सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। तो भाई तुम कहीं बोलने लायक नहीं हो भाई, तुम लोग कहीं कुछ नहीं बोल सकते। अपनी पहले इज्जत बनाओ, भारत ने बहुत मेहनत की है, भारत के लोगों ने इज्जत बनाने के लिए, और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ का यूथ भाई पढ़ा लिखा है ज्यादा, वो तो है। आम आदमी भी देशभक्त है, और देशभक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके देशभक्ति चल रही है, फैक्ट चेक होते हैं यहाँ पे। हम लोग सच का पता लगाते हैं, सच का सामना करते हैं हम भारतीय, और एक्सेप्ट भी करते हैं अगर कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है ना हमारे देश में, हम लोग शर्माते नहीं है चिल्ला चिल्ला के बोलने में। यहाँ पे टॉयलेट्स की जब कमी थी ना, तो बहुत लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं और हम उसे शॉर्ट आउट कर चुके हैं वो प्रॉब्लम। अब 100% इंडिया सैनिटाइज्ड है। समझ में आया आपको? ये होती है ताकत लोगों की, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। हर चीज को हम, कितने बड़े बड़े आंदोलन है, किसान आंदोलन हुआ ना हमारे देश में, 1 साल तक चला, ले लिया सरकार ने 3 बिल वापस, और एक बंदा ऐसे नहीं मरा है कि गोलियों से मर गया हो गवर्नमेंट की, या फिर पुलिस ने मार दिया हो। पाकिस्तान में होते तो ऐसे ही मार देते हैं लोग। वो बोलते रहते कि वो कहते कि क्या, इस वीडियो में एक कमेंट था कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला क्या हम काले बंगालियों को लेके क्या करते हैं, बोला था ना, ये सोचती तुम्हारी आर्मी के, रेप किए थे पता नहीं कितने लाख लोग। रेसिज्म तो क्या क्या तुम्हारी आपकी कंट्री में क्या क्या नहीं है, रेसिज्म है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रिलीजन को नहीं मानना, दूसरे दर्जे के लोग मानना, आप प्रीमियम हो भैया, ठीक है प्रीमियम, इतने प्रीमियम हो कि अब देख लो अपनी हालत। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही रहे, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा ही रहे। आप सुधार नहीं करोगे, आप ऐसे ही रहो। अबे हम कौन होते हैं सुधारने वाले भाई, तुमको खुद सुधारना है। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ, आप लोगों को खुद सुधारना है। हर चीज में बोलते हैं भैया रॉ की साजिश थी, इंडिया करवा रहा है, बोला ना इसने, इसके लास्ट में भी दिल्ली से होता है सब। नहीं यार, मतलब हद हो गई। चलो दिल्ली से, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी फौजें क्या कर रही हैं, एजेंसीज क्या कर रही हैं, कर क्या रही हैं। FATF में हम ले आए भैया, इतनी पावर है, फुल इंडिया हो गया, चलो बढ़िया बात है। फिर तो चलो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया हमने, बहुत बोल लिया, सुनना होगा आप लोगों को तो सुनना, तो फिर कोई बात नहीं, अंधेरे में रहो। तो इसी के साथ हम चलते हैं, इसी के साथ ये वीडियो का एंड करते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, और ऐसे ही वीडियोस हम लोगों को कमेंट में देते रहे। एंटी इंडियन कंटेंट मत देना, रिएक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। चलो टिल देन, टेक केयर, बाय।